कि पाकिस्तान की फौज और जो कबाइल से लश्कर आए थे पठानों के, वो लूटमार कर रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। ये आ रही थी खबरें। ठीक हो गया। तो जो हिंदू थे यहाँ के मीरपुर के, वो दिल्ली गए, नेहरू को मिले। तो नेहरू ने डेलीगेशन जो गया था उससे मिलने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं मिल रहा। उसके बाद हमारी जो मीरपुर की माएँ थी, बहनें थी उस वक्त की, उनका बलात्कार शुरू किया, फिर उनको किडनैप किया, उन औरतों को फिर ट्रकों में डाला। ट्रक समझते, ट्रक, यस यस, हाँ हाँ, ट्रक में डाला औरतों को, और उनको लाके रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में 2-2 रुपए में बेचा। 2-2 रुपए में, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी बेचता है ना, ऐसे बेचा। खूबसूरत औरतें, हमारे मीरपुर के इलाके की औरतें खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, फेयर कम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल आईज, लॉन्ग हेयर, स्मार्ट, और फिर वो गांव में काम करने की वजह से उनकी बॉडी बड़ी फिट होती है। दे आर रियली, दे यूज्ड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। उनको बेचा इन्होंने। अभी सोच, बलात्कार, बहुत देखा कौन दर्दनाक। सी हिंदू है, यंग लड़की है, उसको पकड़ के ले गए जंगल, सारा तो जंगल में ही रास्ते से जा रहे हैं, जंगल में ले गए, उसका बलात्कार किया, गैंग रेप किया, ऐसे काम शुरू हो गया। हेलो दोस्तों, मेरे सारे दर्शकों को स्वागत, खुशामदीद। आज हमारे जो ये मेरा पॉडकास्ट, मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर अयूब मिर्जा, और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक सिटीजन हैं। और जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान के सारा समस्या का हल पाकिस्तान भारत से युद्ध करके निकालने का बारे में कहता है सारे लोगों को, अपने यहाँ सिटीजन को। मगर ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट, वहाँ का स्थिति तभी ठीक होगा जब पाकिस्तान अच्छा बायलेटरल रिलेशन भारत से बनाएगा। तो इसी के कड़ी में हम इनका एक लुबना जी के साथ पॉडकास्ट देखे, उसमें ये बोल रहे थे कि हम मीरपुर शहर के हैं जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो आज हम डॉक्टर साहब से यही जानना चाहेंगे कि 1947 में वहाँ पे एक जिनोसाइड हुआ था, जिसमें सिख और हिंदुओं को हत्या करके वहाँ से भगा दिया गया था, जिसके बारे में हिस्ट्री में बहुत कम ही इंफॉर्मेशन मिलता है, और यूट्यूब पे भी बहुत कम ही इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि उसके बारे में क्या क्या बात है, क्या क्या जानकारी है, कृपया शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल के पहले पॉडकास्ट के लिए मेरा इंतखाब किया, मुझे आपने चुना। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है, वेरी प्राउड कि आपने मुझे चूज किया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। देखिए, ये जो हमारा इतिहास है ना, साउथ एशिया का इतिहास, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो इतिहास है, ये इतिहास खून से भरा हुआ है, लाशों से भरा हुआ है, और दुख और पीड़ा से भरा हुआ हमारा इतिहास है। इसलिए कि जमाना कदीम से, यानी कि एंशियंट टाइम से यहाँ पे लोग आते रहे, क्योंकि हमारे पास अनाज था, ग्रीनरी थी, रिवर्स थे, ग्लेशियर्स थे, प्लेन्स भी थे, माउंटेन्स भी थे, समुंदर भी था। तो यहाँ पे हमला आवर जो है वो आते रहे, हमला करते रहे। लोकल लोग जो थे खेती बाड़ी और ये करते थे, मवेशी पालते थे, सिंपल लोग थे, कोई हथियार वथियार तो उनके पास होते नहीं थे उस तरह के। ये आर्मीज आके उनको लूटती थी, मारती थी, मंदिरों को लूटते थे। आपको पता ही है सोमनाथ के मंदिर को कितनी दफा लूटा गया, और इसी तरह और मंदिर हैं, मुल्तान में मंदिर था, वहां पे भी लूटमार हुई, बहुत ये करते थे और फिर चले जाते थे। हाँ, मुल्तान के मंदिर मंदिर के बारे में भी आपसे पूछना ही है, मगर इसके बारे में एकदम पूरा इंसाइट हमको दीजिए।
हाँ, वो मुल्तान के मंदिरों पे अलहदा प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है ना, उस पे अलहदा पॉडकास्ट कर लेंगे। अभी जो आपका हाँ सवाल है, हाँ ये मीरपुर में और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज ने हमारे देश के ऊपर कब्जा किया और ट्रेड का नाम लेकर, ट्रेड के नाम से आए, और फिर उन्होंने पूरा देश हमारा कब्जा लिया, तो उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर और जो रशियन एम्पायर थी, इसके बीच में एक ग्रेट गेम शुरू हुई थी सेंट्रल एशिया के लिए, कि सेंट्रल एशिया से होते हुए किस तरह से जो है वो ईरान के रास्ते, खलीज फारस, और ये इंडिया के रास्ते जो है, ये कराची की बंदरगाह और ये अरेबियन सी तक जो है कैसे पहुंचाया जाए। तो ये एक कश्मकश चल रही थी, और उस कश्मकश की वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है उसका बॉर्डर चेंज होता रहा है ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में। और ये अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का जो आज का बॉर्डर है, ये बॉर्डर अंग्रेज़ों ने बनाया है। ये बॉर्डर, इसको ड्यूरेड लाइन कहते हैं, ये 1893 में अंग्रेज़ों ने बनाया था अफ़गान किंग के साथ। ब्रिटिश इंडियन बाउंड्री कमीशन के साथ बैठ के लॉर्ड ड्यूरेंट ने ये तय किया था। इसी तरह की लाइन जो है बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी बनाई गई। तो ये बॉर्डर्स जो थे, ये टेम्परेरी बॉर्डर्स थे, और ये 100-100 साल के लिए इनके मुआहदे थे। तो इसी तरह से आप कश्मीर का मसला आ जाता है। जब पार्टीशन होता है तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि नॉर्दर्न इंडिया का सोवियत यूनियन के साथ जो लिंक है, जमीनी रास्ता, लैंड रूट, ये कैसे बंद किया जाए, क्योंकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा था इंडिया में। इवन के नेहरू भी अपने सोशलिस्ट जो थे वो सोवियत यूनियन की से इन्फ्लुएंस होके थे। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, ट्रेड यूनियंस बहुत स्ट्रांग थी, वर्किंग क्लास की मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हुई थी बहुत ज्यादा सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से, क्लास स्ट्रगल और ये सारा। तो वो, उनको खौफ था, खतरा था कि यहाँ पे ये रूस के उसमें चला जाएगा कैंप में, तो कैसे करें। तो ये जो कश्मीर है, ये चाहते थे कि या तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाए टोटली, ताकि ये अंग्रेजों की क्लाइंट स्टेट बन जाए, उनकी ये अंडर कंट्रोल स्टेट बन जाए। या वो फिर जब नहीं वो बात बनी, तो फिर उन्होंने ये सोचा कि इसको हम काट देते हैं, और जो वेस्ट जम्मू के इलाके हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान है ऊपर, ये पाकिस्तान में शामिल कर देते हैं। तो इस तरह से इंडिया का रास्ता जो है वो अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन तक जो है वो बंद हो जाएगा, वो नहीं जा सकेंगे, कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। जो मोदी जी अब कहते हैं ना, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी, तो वो कनेक्टिविटी रोकने के लिए उन्होंने ये खेल खेला, पाकिस्तान से फिर रियासत पे हमला करवाया। फिर वो सारा तो अब इतिहास का हिस्सा है। लेकिन उस हमले के दौरान 1947 से लेकर 22 अक्टूबर 1947 से लेकर मार्च 1948 तक, ये कितने महीने बन गए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 5 महीने। ये 5 महीने जो है हिंदू का, सिख का वहां पे जेनोसाइड हुआ, मेल फीमेल इन्फेंट चिल्ड्रन एडोलेसेंट। अब मैं आपको अपना बताता हूं कि मीरपुर में क्या हुआ। देखिए, मीरपुर जो है ये शहर था, और इसके साथ छोटे छोटे गांव थे, क्या, और उस पूरे को मीरपुर कहा जाता था। जो शहर था, यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे, जो जज थे, वकील थे, या पढ़ा लिखा जो एक्सक्यूज मी, जो पढ़े लिखे लोग थे, तबकत। उनमें, शिक्षा वाले लोगों में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, ठीक है।
मुसलमान जो है वो ज्यादातर गांव में खेती बाड़ी करना, या वो फिर सिटीज में जाते थे, जैसे बॉम्बे तक गए, वहां मजदूरी की, समझ आई, रावलपिंडी में मजदूरी कर ली, लाहौर चले गए वहां मजदूरी कर ली, क्योंकि मीरपुर में कोई ऐसा इंडस्ट्री तो थी नहीं, खेती बाड़ी थी। तो फिर मर्द जो है मेल्स वो चले जाते थे प्लेन्स में, नीचे इंडिया में उतर जाते थे। तो इसलिए मुसलमानों के यहाँ कोई इतना पढ़ाई का रुझान भी नहीं था, गुर्बत बहुत थी उस इलाके में। तो फिर ये भी एक चमत्कार है कि मेरे फादर उस मीरपुर से वो डॉक्टर बने, मेरा चाचा डॉक्टर बना, मेरा जो ताऊ था वो सूबेदार होकर रिटायर हुआ। मतलब है, ये भी एक मैं समझता हूँ अजीब ही बात है कि कैसे मेरी दादी ने जो है वो हमारी ग्रैंड मदर ने कैसे, मतलब है कि एक गाय सब पाली थी मैनेज और किया। उस मैनेज किया और इनको पढ़ाया। एनीवे, तो ये याद रखिए कि ये पाकिस्तान ने जब हमला किया तो पहले इन्होंने मुजफ्फराबाद पहुंचे, ये वहां पे इन्होंने एक मंदिर में मुजफ्फराबाद उसका 400, आज तो कैपिटल है ना, अच्छा, आज कैपिटल। आज आजाद कश्मीर का कैपिटल है, उस वक्त तो जम्मू और श्रीनगर कैपिटल थे, समर कैपिटल विंटर कैपिटल। तो मंदिर के अंदर 400 के लगभग हिंदू लोग, सिख लोग छुप गए जाके, ठीक है। तो कहा जाता है, सुनने में आता है कि उस मंदिर को बाहर से बंद करके आग लगा दी थी और वो सब उसमें जल गए थे। तो आप सोचिए कि आप जहां बैठे हैं, यहाँ आपकी खिड़की दरवाजे बाहर से बंद हो जाएं और बाहर से आग लगा दें और आप अंदर बैठे हैं, आप एकदम तो नहीं मर जाएंगे ना। आपको बहुत पहले कुछ। धुआं लगेगा, गर्मी लगेगी, फिर थोड़ा जलन होगी, फिर दम घुटेगा, फिर ऐसे होगा, तड़प तड़प के मरेंगे ना आप, है ना। तो ये कत्लेआम शुरू हो गया था और ये खबरें आ रही थी मीरपुर में कि पाकिस्तान की फौज और जो कबाइल से लश्कर आए थे पठानों के, वो लूटमार कर रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। ये आ रही थी खबरें, ठीक हो गया। तो जो हिंदू थे यहाँ के मीरपुर के, वो दिल्ली गए, नेहरू को मिले। तो नेहरू ने डेलीगेशन जो गया था उससे मिलने से इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने नहीं मिलना। तो दो लोग थे, मेरे ख्याल है एक डॉक्टर था और एक हिंदू जज था, वो फिर मिले नेहरू को दिल्ली में। उन्होंने कहा भाई हम मर जाएंगे सारे, ये फौज आ रही है, वहां पहुंचने वाली है मीरपुर में, हमें बचाओ किसी तरीके से। अच्छा, इस दौरान हिंदुस्तान के साथ महाराजा हरि सिंह का मुआहदा हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था एक्सेशन का 26 अक्टूबर 1947 को। सो वी हैड ऑलरेडी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया लाइक अदर स्टेट्स। जैसे दूसरी स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन गई थी, हम भी बन गए इंडिया का पार्ट। तो नेहरू साहब नहीं मिले। उसके बाद नवंबर में नेहरू जब आए कश्मीर, तो जम्मू एयरपोर्ट पे जब वो पहुंचे तो हमारे लोग जम्मू एयरपोर्ट गए, काफी लोग गए थे, 20-25 हिंदू। तो उस वक्त उन्होंने जब कहा नेहरू को कि आप हमारी मदद करें, तो नेहरू ने उस वक्त गुस्से में आके कह दिया, गो एंड टॉक टू शेख अब्दुल्ला, कि जाओ शेख अब्दुल्ला से बात करो। फौज नहीं भेजी। अब जो हिंदू थे और सिख थे मीरपुर में सिटी में, उनमें से कुछ लोगों ने कहना शुरू किया क्या करें। उन्होंने कहा यहां से तो भागना पड़ेगा। अब अपना घर अपनी जन्मभूमि छोड़ के तो कोई भाग नहीं सकता, वो कोई टूरिस्ट तो नहीं थे ना, वो कोई मतलब है कि तमाशा के लिए तो नहीं आए थे कि अब चलो भाई मीरपुर चलते हैं 2-4 साल रहेंगे। कोई विदेश में तो नहीं गए हुए थे, वो तो उनका घर था और उनका सदियों से उनका उनका घर था, उनकी दादा परदादा उनकी कब्रें थी, उनके मंदिर थे, मतलब दे वर लिविंग देयर, दैट वाज देयर टेरिटरी। तो
आज ये सोचना कि शायद उनको निकाल दिया ठीक है, ये दे डिडंट बिलोंग टू मीरपुर, दिस इज टोटली रॉन्ग, एब्सर्ड। एनीवे, 22 तारीख को मीरपुर में खबर आती है, 22 नवंबर 1947 को, कि पाकिस्तान की फौज आ रही है, कबायली आ रहे हैं मीरपुर की तरफ। तो अभी भी हिंदुओं ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे। कुछ निकल गए, एक एक काफला, एक कॉन्वॉय हिंदुओं का, औरतों को बच्चों को लेकर निकल गया जम्मू। वो पहुंच गए जम्मू। वो कोई 2500 के करीब बताया जाता है कि देवर ओनली 2500। वो कॉन्वॉय में निकल गए, उन पे भी रास्ते में अटैक हुए, लेकिन वो निकल गए। इधर जो 22 गुजर गई, 23 आ गई। जब 23 आई तो उनको बॉम्ब्स की आवाज आने लग गई, जैसे दूर से आवाज नहीं आती, बुम बुम ऐसे। तो इन्होंने फिर ये किया कि इन्होंने सारी औरतों को मंदिर में और वहां पे छुपाया, वहां पे रख दिया सबको एक जगह पे। मर्द जो है इन्होंने छतों पे, जो भी किसके पास था, कोई पिस्टल था, कोई गन थी, कोई क्या था उस जमाने का, वो लेके छतों पे बैठ गई है। ठीक हो गया। तो उसके बाद 25 नवंबर को फिर पाकिस्तान की फौज जो है वो मीरपुर में दाखिल होती है। और फिर जो है वो एक कयामत जिसे कहते हैं ना, कयामत समझते हैं आप? हाँ हाँ, समझते हैं। ऑल राउंड डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जा रहा है, कयामत, कयामत का मंजर था, कयामत का मंजर था। हर जगह पे। हिंदुओं के घरों को जलाया गया, हिंदुओं और सिखों की दुकानों को जलाया गया, उनके बिजनेसेस को आग लगा दी गई, लूट के। पहले लूटा, सामान लूटा, उसके बाद आग लगा दी। उसके बाद हमारी जो मीरपुर की माएँ थी, बहनें थी उस वक्त की, उनका बलात्कार शुरू किया, फिर उनको किडनैप किया, उन औरतों को फिर ट्रकों में डाला। ट्रक समझते, ट्रक, यस यस, हाँ हाँ। ट्रक में डाला औरतों को, और उनको लाके रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में 2-2 रुपए में बेचा। 2-2 रुपए में, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी बेचता है ना, ऐसे बेचा। खूबसूरत औरतें, हमारे मीरपुर के इलाके की औरतें खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, फेयर कम्प्लेक्शन, ब्यूटीफुल आईज, लॉन्ग हेयर, स्मार्ट। और फिर वो गांव में काम करने की वजह से उनकी बॉडी बड़ी फिट होती है। दे रियली, दे यूज टू बी वेरी ब्यूटीफुल। उनको बेचा इन्होंने, अभी सोचा। तो फिर लोग भागे वहां से, भागे। तो लेकिन इट वॉज टू लेट, इट वॉज टू लेट, घेरा हो गया हर तरफ से। तो फिर मिर्जा इब्राहिम, जो के महाराजा हरी सिंह का की तरफ से अपॉइंटेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर था मीरपुर का, जिसको महाराजा हरी सिंह ने लंदन भेज के बार आउटलॉ कराया था, मुसलमान था। देखो कितनी गद्दारी की उसने, उसी ने साथ दिया पाकिस्तान का, वही आया सारी फौज। तो बुरा ना कोई माने इस बात को, बुरा ना माने, लेकिन मैं कैसे किसी मुसलमान की बात पे विश्वास कर लूं? मेरा तो विश्वासघात खुद मेरे ही मुसलमानों ने किया हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी कहता हूं कि शायद अब ठीक हो जाएगा सिस्टम। लेकिन जो जहां आपने कम्युनल बेसिस पे एक पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड किया है, फिर वो जो कम्युनिटी के लोग हैं जो बच गए उस जेनोसाइड में से, वो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? जबकि आपने इतने बड़े बड़े क्राइम किए हैं, जिसमें आपने सबसे बड़ा क्राइम किया है, अपनी धरती माँ का बंटवारा किया, उसको काट दिया, नॉर्दर्न इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान बना के। मतलब है कोई अपनी माँ को बीच में से ऐसे चीरता है। दो भाई हैं, एक भाई का नाम है हिंदू, एक भाई का नाम है मुसलमान। तो एक भाई कहता है माँ मेरी है, दूसरा कहता है माँ मेरी है।
तो मुसलमान कहता है अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, आधी तू ले ले आधी मैं ले लेता हूँ। तो वो कहता है बीच में से माँ को काट लेते हैं, आधी माँ तू ले जा आधी माँ। ऐसा कभी सुना है कि कभी होता है ऐसा? हमारे धरती के साथ ऐसा हुआ है भाई। आप मेरे नाम पे ना जाएं कि अमजद अयूब मिर्जा है मेरा नाम, नाम पे ना जाएं, मेरी आत्मा पे जाएं, मेरे अंदर जाएं, मेरी रूह पे जाएं। जो घाव हमने खाए हैं, जो घाव हमने लगे हैं, बहुत गहरे हैं, और वो मैं नहीं समझता कि कभी भर सकते हैं। एनीवे अब वहां पे इन्होंने मीरपुर में सबको इकट्ठा किया, हिंदुओं को सिखों को, और इन्होंने कहा आप चिंता न करें, हम आप लोगों को रेड क्रॉस के हवाले करेंगे। तो इन्होंने वहां से कहा कि अब आप लोगों को लेके जाएंगे अली बेग। अली बेग में एक गुरुद्वारा था और बड़ी अच्छा, वो हवेली अलीगढ़ थी। है कहाँ पे? वहीं पे? वहीं पे है कोई, है मीरपुर कोई, में? मीरपुर से आगे है एक जगह अली बेग, वहां पे गुरुद्वारा है, और ये इस तरह से। तो ये कोई तकरीबन 1.5-2 दिन का सफर है पैदल। टेक्स अबाउट 1 to 2 days टू गेट देयर ऑन फुट। तो 25,000 हिंदू सिख वहां से चले। सही है। अब जब ये चले तो इनको ये कहा गया था अली बेग में वहां जाएंगे, गुरुद्वारा है वहां आपको रखेंगे, और फिर आपको वो देंगे, रेड क्रॉस के हवाले करेंगे। तो ये गए, चल पड़ा काफिला, बच्चे भी औरतें भी मर्द भी, किसी ने संदूक उठाया, किसी ने बच्चा उठाया, किसी ने क्या, ऐसे चल पड़े। अब रास्ते में वो करते थे ऐसे अलहदा, देव जी आप इधर हो जाओ, अमजद आप इधर हो जाओ, ऐसे करके अलहदा, तो उनको गोलियां मारते थे। बलात्कार, बहुत देखो कौन दर्दनाक। सी हिंदू है, यंग लड़की है, उसको पकड़ के ले गए जंगल, सारा तो जंगल में ही रास्ते से जा रहे हैं, जंगल में ले गए, उसका बलात्कार किया, गैंग रेप किया, ऐसे काम शुरू हो गया। तो बहुत सारी जो महिलाएं थीं, उन्होंने, अब ये देखें कि नवंबर का महीना है, हम्म। नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का। काफी ठंडा। उन्होंने दरिया जेलम में छलांगे मार दी और मर गई। पानी इतना ठंडा होता है दरिया जेलम का दिसंबर में, वही ऊपर ग्लेशियर है वहां से पानी आ रहा है, उसमें तो आप उंगली डालें तो वो पत्थर बन जाती, इतना हम्म। ठंडा होता है। उसमें उन्होंने छलांगे लगा दी, कई औरतों को रास्ते में उनके अपने ही परिवार वालों ने मार दिया, इज्जत बचाने के लिए ऑनर किलिंग कर दी। तो ये 25,000 लोग जब चले और अली बेग जब ये पहुंचे, तो ये सिर्फ 10,000 रह गए थे। 15,000 बीच में मार दिए, रास्ते में काट दिए। अच्छा गोलियां खत्म हो गई, गोलियां खत्म हो गई तो पत्थरों के साथ मारा इन्होंने, उनके सर पत्थरों के साथ मार मार के, ऐसे लिटा के पत्थरों के साथ मार मार भेजा निकाल, ऐसे मारा है। चाकू छुरी जो होती है वो खराब हो गई, खूंडी हो गई, खूंडी से काट रहे हैं, साला कट नहीं रहा, आदमी तड़प रहा है। ये जब अली बेग पहुंचते हैं वहां कैंप में, तो वहां पे भी ये काम जारी रहता है। ये बाहर निकाल के मारना, रात को निकाल लेना, रात को 8-10 बंदों को वहां खड़ा करना, 100 को खड़ा करना और उनको मार देना। गोली है तो गोली से मार देना, नहीं है तो छुरी से मार देना, छुरी नहीं है तो पत्थर से मार देना, ये चलता रहा वहां पे। कोई टॉयलेट नहीं था, कोई खाने का नहीं था सिस्टम, वहीं उसी बड़े जगह पे जहां उनको रखा था मुख्तलिफ हॉल्स में, वहीं वो अपना टट्टी पेशाब भी करते थे, वहीं खाते भी थे, वहीं सोते। अब ये पढ़े लिखे, इसमें ज्यादा अक्सरियत पढ़े लिखे हिंदुओं की है, कोई डॉक्टर है, कोई बाबू है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई जज है, कोई क्या है, ये उस तरह के लोग हैं, और अच्छे खाते पीते लोग हैं, जिनकी लाइफ अच्छी है, जिन्होंने अच्छी लाइफ गुजारी है, कोठियों में रहते हैं, बड़े घरों में रहते थे, राइट। उसके बाद जब रेड क्रॉस आती है 28 मार्च को 1947, रावलपिंडी से रेड क्रॉस पहुंचे अली बेग, तो 5,000 लोग रह गए थे पीछे।
उनको फिर ये पिंडी लाए, पिंडी से फिर उनको जम्मू पहुंचाया। तो 25,000 लोग चले थे, 5,000 बच गए। वो अब जम्मू में, उनके बच्चे, उनके आगे औलाद जो सारी पैदा हुई वो जम्मू में है, मीरपुर के। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे कत्लेआम हुआ हिंदुओं का और सिखों का। तो टोटल कोई लगभग 100,000 हिंदूज और सिख्स का जेनोसाइड हुआ वहां। आज पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में ना कोई आपको एक भी हिंदू मिलेगा, ना कोई हिंदू मंदिर खुला हुआ मिलेगा, ना कोई गुरुद्वारा मिलेगा, ना कोई सिख मिलेगा, है ही नहीं, एक भी नहीं है। जो बच गए थे वो मुसलमान हो गए, उन्होंने कलमे पढ़ लिए, वो मुसलमान हो गए, समझे कि नहीं? बहुत सारे तो ऐसे बचे। अच्छा, ये जो एक मंदिर का जो फोटो दिखाई देता है, जी दिखा रहे हैं, हाँ, ये ये फोटो, हाँ, ये तो मेरा ख्याल है मीरपुर का मंदिर है। इसी में सबको बंद करके नहीं जलाया नहीं, गया ये था। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, अच्छा, अच्छा। आई डोंट। बहुत ही खराब सिचुएशन, बहुत, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो फैक्ट आपने बताया, ये टोटली हिडन है, किसी को भी कोई जानकारी नहीं है, एकदम पूर्ण रूप से। यूट्यूब पे भी इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। नहीं और इसी के कारण लोग कहते हैं, इसी के कारण हम कहते हैं कि जितना जिम्मेवार मोहम्मद अली जिन्ना ये सब हिंसा का था, इक्वली जिम्मेवार हम महात्मा गांधी और नेहरू को भी ठहराते हैं। क्योंकि यदि नेहरू अगर टाइट हो जाते, उस वक्त थोड़ा सख्त हो जाते, तो संभवतः ये जीनोसाइड रुक जाता। जेनोसाइड भी रुक जाता, पार्टीशन भी ना होता, हमारा हाँ, देश बड़ा एक जगह रहता, एक जगह रहता। बहुत हमको कभी कभी लगता है कि काश भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस अगर जीवित होते, तो संभवतः इतना जो दुर्गति हुआ अपने देश का पार्टीशन के टाइम, वो ना हुआ होता। क्योंकि उस वक्त नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। देखे ना, अंग्रेज ने अंग्रेज ने आजादी इतनी जल्दी क्यों दी? हम्म, इसीलिए दी कि सुभाष चंद्र बोस की वजह से दी। हम्म, वो डर गए थे। असल जो अंग्रेज को भगाया है वो तो श्री चंद्र सुभाष बोस ने भगाया है, गांधी ने थोड़ी भगाया है। कोई मुल्क से भागता है किसी के चार आंदोलन करने से? हम्म। भगाया तो गोली से उसको श्री चंद्र सुभाष बोस ने भगाया उसको। तो वो तो जो है, अंग्रेज चला गया, इसलिए कि अगर वो ना जाता तो फिर उसके पास कुछ बचता ही ना देने के लिए। और हमको ये भी लगता है कि कितना बेहुदा लोग था सब उस वक्त, कि जैसे देश आज़ाद हो रहा है, उतना लार्जर स्केल पे जिनोसाइड हो रहा है। यार, मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो बांटने का क्या जरूरत था? उस वक्त तुरंत देश आज़ाद होते ही तुरंत कॉन्स्टिट्यू मैंने संविधान बनाने का तुरंत पहल करने का क्या जरूरत था? आगे जिनोसाइड को रोक देते, उसके बाद बनाते। मगर नहीं, किसी को भी उससे लेना देना नहीं रहा। महात्मा गांधी को भी नहीं रहा लेना देना, और न ही नेहरू को लेना देना रहा। बचा खुचा जो चीज बचा, वो पटेल के कारण बचा। नहीं तो ऐसा दुर्गति होने वाला था देश का, यदि पटेल भी नहीं होते तो। इसके बारे में आपको क्या करना है? देखिए, अगर पटेल जी ना होते तो हिंदुस्तान आज ना होता जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम्म, ऐसे हिंदुस्तान ना होता। पटेल जी को अगर नेहरू जी महाराजा हरि सिंह से मिलने के लिए, जाने के लिए ना रोकते, क्योंकि वो रोकते रहे उनको, पटेल कह रहा था मुझे जाने दो, मैं हरि सिंह से बात करता हूँ, हरि सिंह से बात करता हूँ। लेकिन वो पटेल जी को तो शायद ये मालूम नहीं था कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है माउंट बैटन के साथ नेहरू हम्म, की। तो उसने नहीं जाने दिया। जब नहीं जाने दिया तो वो डिले हो गया, वो क्रूशियल टाइम जिसमें वो जाते और महाराजा को कहते, कन्विंस करते कि भाई एक्सेशन करो, और वो करता, वो हम्म। क्रूशियल पीरियड हाथ से निकल गया। और उसका बेनिफिट पाकिस्तान और अंग्रेजों ने लिया, उन्होंने काट दिया कश्मीर को, रास्ता बंद हो गया आपका। और आज तक वो स्टेटस को मौजूद है। तो आप जो ये मीरपुर का जो घटना बताए, ये
आपके पेरेंट्स सब बताए या फिर किताब में पढ़े थे वो? नहीं, मेरा दादा ने बताया। वो मेरा दादा तो उधर ही था ना। मेरा हाँ। दादा भी भाग गया था। मेरे, अच्छा। हाँ, वो भी अपने बच्चों को लेके भाग गया था। तो वो मेरा दादा, मेरी दादी, उस वक्त है, 3 बच्चे थे उनके। तो 3 4 बच्चे थे उनके। तो वो उनको लेके रावलपिंडी आ गए थे गांव से। फिर इसके बाद वापस गए, दुर्घटना के बाद। अच्छा, आपका जब पुराना जो पॉडकास्ट था उस लुबना के साथ, उसमें आपने बोला कि इथनिसिटी जो है, जैसे बंगाली इथनिसिटी है वो रिलीजन के ऊपर रहता है, रिलीजन सेकेंडरी चीज हो जाता है। मगर हम ये देख रहे हैं कि इथनिसिटी भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज होता है। जैसे जब पूरा बंगाल, कहने का मतलब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों जोड़ करके जब बंगाल हुआ करता था, तो एक बंगाली कल्चर हुआ करता था, उसका अपना वेल डिफाइंड लिटरेचर था, डांस था, आर्ट था, सब कुछ था। लेकिन आज जैसे जैसे बंगाल एरिया से हिंदू खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो बंगाली कल्चर का भी जो है वो खत्म होते जा रहा है। आज जो इथनिसिटी जो दिख रहा है, बंगाली इथनिसिटी बांग्लादेश में, वो तो सिर्फ हमको उसका बंगाली कल्चर का एक खंडहर दिखाई दे रहा है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बंगाली कल्चर क्या है। कल्चर, बंगाल का कल्चर कल्चर है वॉरियर कल्चर। बंगाल का सारा कल्चर पुराना भी अगर आप उठा के देख लें, तो वो है फाइट अगेंस्ट द इवल का कल्चर। ठीक है। और एक ऐसा कल्चर जो घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने वाला कल्चर है। ठीक है। तो हमारा आर्ट बंगाल का, हमारा खाना पीना, हर चीज, इवन कि हमारी लैंग्वेज भी जो है वो उसकी फॉर्मेशन भी इसी पर्सपेक्टिव से हुई है इतिहास में। तो अब जाहिर है कि कोई ना कोई ऐसा अगर बंगाल के ऊपर कब्जा करना है, कंट्रोल करना है, तो इस ऐतिहासिक कल्चर को तो फिर खत्म करने बगैर तो नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है। तो फिर आपने टैगोर को भी खत्म करना है, आपने बोस को भी खत्म करना है, आपने हर उस सिंबल ऑफ स्ट्रगल को, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान हो, उन सिंबल्स को डीसिक्रेट करना है, खत्म करना है, उनको तबाह बर्बाद करना है, जिससे बंगाल की नेशन इंस्पिरेशन ले। तो उनको डिवॉइड कर दिया जाए, उनको अलहदा कर दिया जाए उनके कल हिस्ट्री से। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ताकि वो, क्योंकि हिस्ट्री इज द फाउंडेशन ऑफ कल्चर, तो वो हिस्ट्री से उसको डिवाइड कर दिया जाए, अलहदा कर दिया जाए। उसके बाद वो बंगाल का बंदा सोचे कि मैं कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या है। तो उसको बताया जाए तू मुसलमान है, तेरा इतिहास अरब से आया है। हिंदू को बताया जाए तू हिंदू है, उनको अलहदा कर दिया जाए। तो ये हो रहा है वहां। और इसमें हिंदू जो है, वो थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है। हम्म। और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है हिंदू के कम्युनिटी के पास अपना डिफेंस करने के लिए। हम्म। क्योंकि इसमें दो चीजें हैं ना। एक है कल्चरल डिफेंस, कि कल्चर का डिफेंस कैसे करना है आपने, हम्म। और दूसरा है हिस्ट्री का डिफेंस। तो हम्म। दोनों मंचों के ऊपर काम नहीं हो रहा। आज हम्म। शेख हसीना जो इंडिया आ गई हैं और इतना बड़ा जो बांग्लादेश में हमने काउंटर रेवोल्यूशन देखा है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहां पे ग्रास रूट लेवल, प्राइमरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, और गांव और सब जगह पे इतिहास नहीं लोगों को पढ़ाया। वो इतिहास नहीं लोग जानते। यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं जानती। तो जब वो इनग्रेन नहीं होगा आपके अंदर, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए नैरेटिव्स की लड़ाई है। आज का दौर जो है वो नैरेटिव्स की लड़ाई है। तो आपके पास नैरेटिव ही कोई नहीं है। आपने खुद ही अपने नैरेटिव्स जो है वो उनको भुला दिया है, अपने हीरोज को। आप 4 लोगों में बैठे हो तो आप सुभाष बोस की बात करने से डरते हो कि यार कोई हम्म। गांधी का ना बैठा हो, कोई बुरा ना मना जाए, कोई मेरे देशद्रोही ना कह दे।
आप ओपनली क्यों नहीं मुकदमा चलाते? मेरा तो ये मुतालबा है कि मुकदमा चलाओ, अदालत लगे, मुकदमा चले, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने हिंदुस्तान में, मुकदमा चलना चाहिए। गांधी को लाओ कटहरे में, नेहरू को लाओ कटहरे में, लाओ इनको लाओ, इन पे मुकदमा चलाओ। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इन गांधी और नेहरू पर अदालत में केस चलना चाहिए। मतलब हम उसको ब्रश साइड करते हैं, जो प्रधानमंत्री आता है जाके तो गांधी जी को फूल चढ़ा के आ जाता है। तो ये तो फिर हिपोक्रेसी है ना। हम्म ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा। हमें अगर आगे बढ़ना है इकोनॉमिकली भी, अगर आगे हम बढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिकली आगे बढ़ने के लिए, उस दिशा में आगे जाने के लिए ये भी जरूरी है कि पीछे इतिहास को भी जो है वो क्लियर करते जाएं आप। हम्म तभी हम एक नेशन बन सकते हैं। वन नेशन, यू नो वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन है कल्चर। वन कल्चर, तभी बनेगा ना। आप बीच में हौच पौच लेके चल रहे हैं। हाँ, नेहरू भी ठीक था, चलो अब मर गया कोई बात नहीं, गांधी भी ठीक था। आप मतलब है, या आप गांधी को सपोर्ट करें या गॉडसे को सपोर्ट करें, एक को सपोर्ट करें। हम्म इन्होंने गॉडसे को बना दिया जैसे वो कोई पागल आदमी था। हम्म। आप उसकी तकरीरें सुने, और ठीक जैसे है, वीर सावरकर के बारे में इतना गलत मैसेज दिया जा कितना रहा है। गलत है, कितना गलत है वीर सावरकर के बारे में। उसको पढ़ा क्यों नहीं रहे, उसका क्यों नहीं खड़ा कर रहे कहीं पे? हाँ, जबकि जबकि वीर सावरकर के कारण ही जो जितना भी ब्लड बात हुआ, उसका बिल्कुल 10 गुना ज्यादा ब्लड बात होता अगर वीर सावरकर होता। लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करने के लिए कहते, हिंदुओं को इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं करने के लिए कहते, तो ये पूरा जगह पे ब्लड पूरा भर जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो बस अब ये है कि बहुत जुल्म हुआ है, अब ये जुल्म खत्म होना चाहिए। वो खत्म होते होते अब बांग्लादेश में शुरू हो गया। आप हम्म देखिए ना कि बांग्लादेश में ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से, इनका ये कोशिश है कि बांग्लादेश में ऐसा सिस्टम कर दो, ऐसा सिस्टम कर दो कि बांग्लादेश जो है ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाए सारे, हम्म आपस में लड़ लड़ के मर जाए। अब इस्लाम तो आया यहाँ पे 13वीं 14वीं सदी में या 12वीं सदी में, हम्म। लेकिन उससे पहले तो यहाँ पे सारे हिंदू ही थे नहीं। हम्म तो आज वो करते करते ये सिचुएशन आ गई है कि हिंदू जो है वो अपना तहमत पकड़े हुए भाग रहा है, और पीछे पीछे ये भाग रहे हैं दहशतगर्द। समझे कि नहीं? ये देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, 5 अगस्त हम्म 2024, ठीक है, जब ये कू हुआ, उस टाइम से लेके अभी तक बांग्लादेश में 23 हिंदू कत्ल हो चुके हैं और 152 मंदिर तोड़े गए हैं। 26 नवंबर 2024 से, 26 नवंबर लास्ट ईयर से 25 जनवरी 2025 तक हिंदुओं पर हमलों के 76 वाकयात हुए हैं। ठीक है, तो ये इस सूरत हाल चल रही है। इस सूरत हाल में हमसे गलती, मैं तो समझता हूँ हमसे गलती हुई है। हमें जिस दिन ये शेख हसीना के खिलाफ इन्होंने ऐलान किया था 5 लाख की लाएंगे और कब्जा करेंगे, मैं होता तो मैं फौज भेज देता। अच्छा, बांग्लादेश के संदर्भ में हमको ये कहना है कि जब लिबरेशन हुआ था बांग्लादेश का, तो 93,000 सोल्जर को इंदिरा गांधी आत्मसमर्पण करके छोड़ दी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो 93,000 सोल्जर जो करीब ऑफिशियल तो डाटा का है, लेकिन हम जो सुनते हैं वो करीब करीब 60 लाख लोगों का हत्या किया गया था। क्या वो 93,000 सैनिक आत्मसमर्पण के योग्य थे, या उनको भी लाइन में खड़ा करके तोप से मार देना चाहिए था? देखिए, उसमें ये फिर हमें जाना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स जो हुए थे नाजीज के खिलाफ 1940s में, जिसमें फिर पूरी फौज को तो आप नहीं मार सकते ना। अच्छा। आप फिर जो उसमें
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्होंने ऑर्डर्स जारी किए होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह, या जो गार्ड्स होते हैं ऐसी चीज़ों के जिनकी निगरानी में जेनोसाइड किया हो, फिर उनको आप टारगेट करते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो 93,000 जो प्रिजनर्स थे, वो इनको इन्होंने दे दिए। और उस वक्त इंदिरा गांधी को चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ कन्फेडरेशन बनाते। वो एक बेहतरीन टाइम था जब हम्म बांग्लादेश ईस्ट बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल के साथ मिल के, तो इंडिया का एक हिस्सा तो हम वापस आ जाता हमारे पास, हम्म देखो ना। तो लेकिन हम उनको कहते हैं आपको एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी देंगे, आप अपना रखो जो भी है, कश्मीर की तरह आप भी रखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसको फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन और फाइनेंस में ले आते, हमारे साथ हो जाता। तो वो नहीं किया। तो फिर ये है कि आज हमारे ही बच्चे हमें दांत दिखा रहे हैं। हम्म हमारे ही बच्चे हैं ना, ये बांग्लादेश पाकिस्तान ये क्या है, ये हमारा ही जिस्म का हिस्सा थे ना। हम्म लेकिन इतना जहर भर दिया, इतना जहर भर दिया। ये सौतेली माँ ने, जो ब्रिटिश है, हम्म, ये सौतेली माँ ने, स्टेप मदर ने बच्चों के दिमाग में इतना जहर भर दिया कि अपने ही माँ, सगी माँ के खिलाफ बच्चों को कर दिया। तो अभी ये है कि देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नैरेटिव की लड़ाई है बांग्लादेश के लिए। मैं यही कहूंगा कि हमें फौज, अमेरिका जहां पे देखता है डेमोक्रेसी को खतरा है, उनके इंटरेस्ट को खतरा है, वो फौज नहीं भेज देता। और वो तो परवाह नहीं करते। वो तो दे आर नॉट बॉदर्ड कि दुनिया क्या कहेगी, यूनाइटेड नेशन मानता है या नहीं मानता। इराक में घुस गए थे विदाउट यूनाइटेड नेशन, तो हमें क्यों नहीं घुसे। हम जाते वहां इन द नेम ऑफ सेविंग डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, जाते वहां रहते, एक साल में सारा ठीक ठाक करके हवाले करके वापस आ जाते। यू हैव टू गार्ड डेमोक्रेसी, नॉट ओनली इन योर ओन कंट्री बट हम्म, ऑल्सो इन योर बैकयार्ड। हम्म, यू कांट जस्ट yes। सिट आइडल। और अभी भी जैसे मोदी सरकार है, जैसे बाहर में देखने में सबको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर एक अहम जो समस्या है घुसपैठी है। करीब करीब इंडिया में 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। इस पर मोदी सरकार थोड़ा सा भी स्टेप नहीं लिया है। और वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि लोगों का जो नौकरी रहता है, सरकारी नौकरी, उसका वैकेंसी नहीं निकाल रहा है। कहना का है मोदी का कि जो वैकेंसी जो निकलेगा उससे सबको सरकारी नौकरी होगा, तो सब वो मानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम का मिसमैच क्रिएट होगा। मगर असल इनकम और एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच है वो 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या के कारण है। ये चीज सरकार को दिखाई नहीं देता है, और इस पे एक कदम भी मोदी सरकार नहीं उठा रही है। जबकि जानते हैं इसके लिए एक बहुत ही वेल डिफाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है। जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए हमारे यहाँ एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, वैसे ही एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है इंटरनल इंट्रूडर्स को रोकने के लिए, घुसपैठिए को रोकने के लिए। मगर मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी जनरेट नहीं करना चाहती है। जब जनरेट नहीं करेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा। इसके बारे में आपको क्या राय है? देखिए, मैं अभी ना तो मैं इंडिया में हूँ और ना उस तरह से मैं इंडिया में रहता हूँ। तो ये जो मसले हैं, समस्याएं हैं, इनके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता ऑथेंटिकली। वैसे तो मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूंगा कि आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ने से पहले आप चलते हैं, हम्म चलते हैं, पेस बनाते हैं, फिर आप दौड़ते हो। ऐसा ही होता है नहीं। तो अब इंडिया दौड़ रहा है इकोनॉमिक उसमें, रेस में, दुनिया के साथ। देख लेकिन अगर आपके जूते में कंकर हो, तो एक टाइम आएगा कि आप दौड़ते 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 पाँव में आपके जख्म हो जाएगा, दर्द होगा, खून निकलेगा, फिर आप गिर जाओगे, नहीं चला जाएगा। तो ये जैसे रोहिंग्या है, बांग्लादेश इंडिया में है, कश्मीर से जो पाकिस्तान की घुसपैठ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो हमारा इनसिक्योर हो गया है, ये छोटे छोटे कंकर हैं हिंदुस्तान के पाँव के जूते में,
जो अगर अभी इनको हल नहीं किया, सॉर्ट आउट नहीं किया, तो आगे जाके हमें नीचे गिरा सकता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा मेटाफोरिकली। जी। हाँ, वही वही हम भी कर रहे हैं कि इतना जो हाईवे बना रहे हैं, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, मेट्रो बना रहे हैं, ये सब चीज कोई मायने नहीं रखता है। एक दिन वो सब हावी हो जाएगा, ये सब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, कंक्रीट का रोड बनता है, शाम को रोड बना हम लोग बना करके जाता है और उस पर कुत्ता चल देता है। कुत्तों को डेवलपमेंट से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह का अब ये सब बांग्लादेशी, अब रोहिंग्या चाहे जो कठमुल्ला सब है, जो पूरा कंट्री पे अपना वर्चस्व वर्चस्व को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, वो सब तो यही करेगा। सारा डेवलपमेंट का जो काम है सबको न्यूलिफाई कर देगा। और ये चलिए, डेंजर तो है। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमको ज्वाइन किया। और आपका क्या बहुत कहें, धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को हम कांटेक्ट किए थे मेरा पहला पॉडकास्ट के लिए, लेकिन कोई भी इसके लिए राजी नहीं हुए। हम तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जी मिलेंगे आप, कभी दूसरा पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।